तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा पार्ट 4। तो हमने पहले पार्ट 3 में प्रायद्वीपीय पठार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है प्राप्त करी। तो उस भाग में हमने कई तरीके की जानकारियां जो है प्राप्त करी, ठीक है। तो उसमें हमने दक्षिण पठार के बारे में बहुत सारे मैनों को मैप से भी प्रैक्टिस करवाई आपको। अब हम आगे देखते हैं दक्षिणीय पठार में और क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए देखते हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। चलिए देखते हैं। पूर्वी और पश्चिम सिरे पर पूर्वी तथा पश्चिम घाट स्थित है। ये क्या है हमारा दक्षिण पठार। इसके पूरब में हमारा ये देखिए दक्षिण पूरब में पूर्वी घाट है। ये पूरब है। पूरब में क्या है? पूरब में पूर्वी घाट है। पूरब में क्या है? पूरब में ये हमारे पूर्वी घाट आ गए। ये देखिए सारे पूर्वी घाट आ गए, है ना। और पश्चिम में हमारे ये पश्चिमी घाट आ गए। तो इस तरीके से हमें यहां से पूरब और पश्चिम में पश्चिम घाट और पूरब घाट मिल जाते हैं। चलिए ये तो यहाँ पे हो गया। अब आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट देख लिए। अब पश्चिमी तट जो है ना, तो पश्चिमी घाट के समानांतर स्थित है। चलिए देखते हैं। ये हमने हमारे पश्चिमी घाट देख लिए। देखिए पश्चिमी घाट थे ये, ठीक है। अब पश्चिमी घाट और पश्चिमी जो तट है ना हमारा, ये तट हो गया। ये क्या हो गया? ये तट हो गया पश्चिमी तट। पश्चिमी घाट ऊपर है, पश्चिमी तट इधर है। वो समानांतर स्थित है पश्चिमी घाट के। इधर ही है, ये हमारी जो लाइन है, ये पश्चिमी तट है। तो समानांतर स्थित है, बिल्कुल पश्चिमी घाट के समानांतर है। वे सतत है, और वे क्या है? सतत है, तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। वे क्या सतत हैं, तो उन्हें बहुत ही दर्रों के द्वारा बहुत ही मुश्किल से पार करेंगे। भारत के भौतिक मानचित्र में ठाल घाट, घोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति कहती है। तो यहाँ पे कई तरीके के घाट्स हैं। ठाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, इनकी आप स्थिति जो है याद कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कहाँ पे? ये पश्चिमी घाट में ही है। जो ये मैंने बताया ना आपको, ये पश्चिमी घाट में ही है। तो पूर्वी घाट में भी कुछ हो सकता है, आप एक बार देख लीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। ये जो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है? ऊंचे हैं, ठीक है, ऊंचे हैं। हमने बताया दक्कन प्लेट्यू जो दक्षिण का पठार है वो भी ऊंचा है। तो ये जो पश्चिमी घाट है वो भी थोड़े से ऊंचे हैं, ठीक है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है 900 से 1600 मीटर है। देखिए ऊंचा है ये। इससे हमें पता लगता है कि ये ऊंचा है, क्योंकि इसकी देखिए ऊंचाई कितनी मीटर है। तो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। तो पूर्वी घाटी का विस्तार कहां से? महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? महानदी से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक जो है ये हमारा पूर्वी घाट है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पूर्वी घाट है। दिखिए आप सबको, ये हमारा पूर्वी घाट है। महानदी से कहां तक? नीलगिरी पहाड़ी। तो यहां तक ये देखिए, फिर यहां तक। उसके बाद क्या कुछ दिख रहा है आपको? नहीं। ये हमारे जो घाट है पूर्वी घाट सिर्फ यहां तक है, पूर्वी घाट, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। हमने देख लिया ना महानदी से जो नीलगिरी तक है। अब आगे देखते हैं। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। पूर्वी घाट में आपने देखा कितने सारे जो बीच बीच में जो है रोड़े पड़े हुए हैं। रोड़े मतलब अवरोध पड़े हुए, अवरोध पड़े हुए हैं बीच बीच में। इसी वजह से पूर्वी घाट जो है सतत नहीं है। यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट तो कितना सतत है, बस ये बीच में थोड़ी सी जगह है, वरना तो सतत ही है। और ये पूर्वी घाट देखिए कितना दूर दूर है, ये सतत नहीं है, टुकड़ों में बटा हुआ है। सतत कैसे हो सकता है?
ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। और इनको काटा किसने? जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिर रही है ना, उन्होंने इसको पूर्वी घाट को काट दिया है, इसी वजह से ये सतत नहीं हो पाया। तो पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। जो हमारे पश्चिमी घाट होते हैं ना, वहां पे क्या होती है? पर्वतीय वर्षा। हमने देखा पश्चिमी घाट ऊंचे होते हैं, तो वहां पे इस वजह से पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकरा कर ऊपर उठने के कारण होती है। जो आर्द्र हवा है ना, जो नमी वाली हवा है, उसके ऊपर जाने की वजह से जो है ये बारिश होती है। ठीक है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। यह ध्यान रखिए, पश्चिमी घाट पे ज्यादा बारिश होती है। अब पश्चिमी घाट को हम कई तरीके के नामों से भी जानते हैं। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिम घाट जो है उसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। मतलब जब उत्तर से हम दक्षिण की तरफ आएंगे, पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी तथा डोडाबेटा। देखिए कितनी ऊंचे हैं, 2665 और 33 किलोमीटर, सॉरी मीटर में दिया हुआ है आपको, मतलब 2.6 और 2.6 किलोमीटर, 2.633 किलोमीटर और 2.695 किलोमीटर। तो इतने लंबी इनकी जो ऊंचाइयां हैं, शिखर है। कहाँ पे? पश्चिमी घाट पे जो नीचे है, उत्तर दक्षिण की ओर बढ़ती है तो नीचे ही होगी सबसे ज्यादा ऊंचाई। वहां पे नीचे जो अनाईमुड़ी और डोडाबेटा है। अब पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट पे भी कोई ना कोई शिखर होगा, तो इसका शिखर सबसे ऊंचा कौन सा है भाई? एक ही है सबसे ऊंचा। वो क्या है? 1500 मीटर की ऊंचाई पे, जो बहुत कम है इन दोनों से तो। और वो महेंद्रगिरी है। ये आपको नाम याद रखना है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में। चलिए देख लेते हैं पूर्वी घाट का दक्षिण पश्चिम कहां पे। ये हमारे पूर्वी घाट हो गए। इसका दक्षिण पश्चिम देखना है। दक्षिण ये हो गया, पश्चिम ये हो गया। यहाँ पे कहीं जेवाड़ी होगी, यहाँ पे कहीं जेवाड़ी, यहाँ पे जो शेवरोय, इस तरीके की यहाँ पे होगी आपको। यहाँ पे मिलेगी शेवरोय, यहाँ पे जेवाड़ी, यहाँ पे शेवरोय, यहाँ पे जेवाड़ी। इस तरीके की आपको जो पहाड़ियां यहाँ पे मिल जाएगी पूर्वी घाट की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उडग मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है। क्या? उडग मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोई कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति आप मानचित्र में ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क हो गया है कि आपको उडग मंडलम और कोई कोडई कनाल की स्थिति देखनी है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में कहां पर। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। मतलब ऊटी की स्थिति देखनी है, आपको पता लग ही जाएगा। तो ये आपका होमवर्क हो गया। आप मानचित्र में, जो मैंने भारत का मानचित्र में आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, इस तरीके से आप मानचित्र में इनको ढूंढेंगे या फिर सर्च करेंगे गूगल, अगर आपको करना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राय द्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा। तो काली मृदा जो है प्रायद्वीपीय पठार पर मिलती है, जिसे डक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इस काली मृदा को हम डक्कन ट्रैप के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। तो इस डक्कन ट्रैप के नाम से हम इस काली मृदा को जानते हैं। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। किससे हुई है? ज्वालामुखी से। तो इसकी उत्पत्ति जो है वो ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शेल आग्नेय है। और चूंकि ज्वालामुखी से हुई है, इसके शेल आग्नेय, ज्वालामुखी से हुई, इस वजह से काली है। तो वास्तव में इन शेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिनसे काली मृदा निर्माण हुआ है। ठीक है, ये हमारी दक्षिण के पठार की बात हो गई। अब अरावली की बात कर रहे हैं। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियां है ना, तो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। बिल्कुल, ये देखिए प्रायद्वीपीय पठार हमने देख ही लिया, दक्षिण का पठार है अगर हम देखें तो इसके पूरब में, उत्तर पूरब में ये अरावली है,
ये हमें दिख ही रहा है, यही हमने वहां पे बात करी थी। और मालवा भी देखा था हमने, उसके भी उधर ही है। चलिए, ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ी है। ये अरावली जो है खंडित पहाड़ियां और अपर्दित पहाड़ियां, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो है फैली हुई है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम आप दिशा की बात कर ले, उत्तर पूर्व दिशा की बात कर ले, मगर गुजरात से दिल्ली तक जो है ये फैली हुई है। ठीक, ये आपको पता लग गया। ये चीजें हमारी प्रायद्वीपीय पठार की हो गई। तो इस तरीके से हमने प्रायद्वीपीय पठार जो है हमारा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हमारा भारतीय मरुस्थल। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हमारा भारतीय मरुस्थल। तो देखते हैं भारतीय मरुस्थल क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। आप सब जानते हैं कि अरावली पहाड़ी है। अब अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। देखते हैं, मरुस्थल की बात कर रहे हैं, अरावली पहाड़ी पे आ जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में, उत्तर पूर्व में ये हमारी अरावली है। अरावली के पूरब में भारतीय मरुस्थल, ये देखिए भारतीय मरुस्थल अरावली के पूरब में, ये हमें पता लग गया। यह बालू के टिब्बों के से ढका एक तरंगित मैदान है। ये क्या है, ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। ये क्या है, ये एक तरंगित मैदान है। किसका, बालू के टिब्बों से ढका है। ये जो बालू एक मिट्टी है जो मैंने आपको बताया था, उसके टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान होता है भारतीय मरुस्थल। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। आप तो जानते हैं राजस्थान में बारिश की कितनी कमी है। भारतीय मरुस्थल जो है ज्यादातर राजस्थान में ही, तो इसी वजह से यहाँ पानी की बहुत कमी है। 150 mm से भी कम बारिश होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि इनकी जो जलवायु है वो शुष्क होती है, सूखे होते हैं। तो वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। तो वर्षा ऋतु में कुछ नदियां सरिताएं हमें दिख जाती है, मगर फिर जब वापस से गर्मी आती है तो बालू में वो विलीन हो जाती है, बालू जो मिट्टी है उसमें विलीन हो जाती है। तो पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंचते। तो पर्याप्त जल नहीं मिलता उनको, तो क्या है, समुद्र तक नहीं पहुंचती। ठीक है, इस वजह से बालू में मिलती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। केवल लूनी नदी है जो इस क्षेत्र की क्या है, सबसे बड़ी नदी है, जो आगे जाके हम देखेंगे कि रन ऑफ कच्छ में जो है मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लूनी नदी को एक बार मैं आपको बता देता हूं मैप में। ये लूनी नदी जो है ना, यहां से जाती है और इस तरह रन ऑफ कच्छ में मिल जाती है। यहां से इस तरह रन ऑफ कच्छ में जो मिल जाती है, ये इस तरीके की लूनी नदी होती है। ये आपको पता लग गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है इसके बाद। चलिए आगे चलें। हम यहाँ पे देख रहे थे भारतीय मरुस्थल। तो अब बरकान की बात करें। बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। ये जो बरकान है उसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। बरकान होता क्या है, मगर बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। अर्धचंद्र आपने देखा होगा, अर्धचंद्र इस तरीके का जो बालू का टीला है, उसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। मगर इस तरीके के जो लंबवत टीले हैं ना, वो भारत और पाकिस्तान के वहां ज्यादातर पाए जाते हैं। कहां पे, भारत और पाकिस्तान के वहां ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, वहां पे मिलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वहां पे बॉर्डर भी है हमारी। इस तरीके का हमारा भारतीय मरुस्थल होता है। टीले इस तरीके के ऊपर जो आप टीले दिख रहे हैं, टीले हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। अगर आप जैसलमेर जाएंगे ना, तो इस तरीके के टीले जो है आप देख सकते हैं। वहां पे कई तरीके के टीले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारे टीले हो गए। चलिए आगे चलते हैं। तटीय मैदान।
कि भाई तटीय मैदान किस तरीके के होते हैं, वो भी हमें यहाँ पे याद करना है। चलिए देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। जो प्रायद्वीपीय पठार के किनारे हैं, जो किनारों को संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है, तो तटीय मैदान की बात कर रहे हैं हम, जो बिल्कुल जो हमारे सीज होते हैं, ओशंस होते हैं, जो हमारे समुद्र होते हैं उनके पास होते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे, उसका जो किनारा है उसके संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। तो आप प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार देखेंगे, उसी से ही ये तट बने हैं। तो ये जो है ना हमारा दक्कन पठार, प्रायद्वीपीय पठार में ये मालवा से और ये दक्कन है, तो इसके जो है यहाँ पे विस्तार हुआ और उसी वजह से ये जो है तट बने दोनों तरफ, इनका विस्तार हो गया संकीर्ण, और उस वजह से यहाँ पे जो है तट बन गए। चलिए उन तटों को अब हम देखेंगे, भाई क्या होते हैं वो तट। तटीय मैदान के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारतीय मरुस्थल तो हो चुका, अब तटीय मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो हमने ये भी देख लिया कि प्रायद्वीपीय पठार जो है उनके विस्तार से इस तरीके पट्टियां बन जाती हैं। अब यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। आप जानते हैं पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो वहां तक जो है ये विस्तृत है, हमारे जो तटीय मैदान है वो क्या है, वहां तक विस्तृत है। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। और जो पश्चिमी तट है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। तो जो अरब सागर होता है ना उसके बीच स्थित क्या है, संकीर्ण मैदान है, उसके बीच स्थित संकीर्ण मैदान होता है। चलिए ये हमने देख लिया। इस मैदान के 3 भाग हैं। पहले मैं आपको ये मैदान बता देता हूँ कि भाई ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच किस तरीके से स्थित है। ये आप देखिए, ये पश्चिमी घाट, ये अरब सागर, ये मध्य में स्थित ये वाली लाइन ये आपकी तटीय होगी, या पूर्व घाट, यहाँ बंगाल की खाड़ी, ये वाली लाइन होगी ये तटीय। तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं। जो पश्चिमी तट है, अभी हम यहाँ पे सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। तो पश्चिमी तट की अगर हम बात करें तो पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को हम कोंकण कहते हैं, जो मुंबई तथा गोवा पे है। मुंबई और गोवा पे है ये कोंकण भाग। चलिए मैं कोंकण भाग आपको बता देता हूँ, अभी हमें वही देखना है। चलिए देखें, ये देखिए कोंकण ये हो गया ऊपर, ये गोवा, इधर गोवा और जहां तक है मुंबई है वहां पे है ये कोंकण वाला इलाका। कोंकण में आप बताएंगे कौन कौन से है, तो एक तो मुंबई है और एक गोवा है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है, और मध्य भाग उसको कन्नड़, मध्य भाग को क्या कहेंगे भाई, कन्नड़ कहेंगे। क्यों, क्योंकि कर्नाटका के उधर है इसलिए कन्नड़ कह दिया। और फिर उसके बाद वाले भाग को क्या कहेंगे, उसके बाद वाले भाग को हम कुछ और कहेंगे, जो हमने देखा था वो इस बार वापस देख लेते हैं क्या है भाई। मालाबार तट जो केरला में है, मालाबार तट उसकी बात हो रही है, ठीक है, ये हमने देख लिया। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। वो जो बंगाल की खाड़ी है ना उसके साथ जो विस्तृत मैदान है वो चौड़ा भी है और अलग तरीके से समतल भी है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो क्या, कि बंगाल की खाड़ी के साथ जो विस्तृत मैदान है वो चौड़ा और समतल तो है ही, उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार, उत्तरी भाग में। जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं दक्षिण उत्तरी भाग, पूर्वी घाट का, पूर्वी तट का, सॉरी। यहाँ पे पूर्वी तट हमारा ये है, तो ये देखिए ये जो पूर्वी तट है ये क्या हो गया, उत्तरी वाला तो उत्तरी सरकार, दक्षिणी वाला कोरोमंडल तट। ये आप देख रहे हैं कोरोमंडल तट और ये उत्तरी सरकार। चलिए ये हमने देख लिया, अब आगे चलते हैं। हम यहाँ पे थे, हमने ये देख लिया।
बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है? इस तट पर विशाल डेल्टा जो है उसका निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। तो जो चिल्का झील है वो पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। क्या है भू लक्षण? अब आपको मैं बता देता हूं कहां पे है वही है। ये देखिए, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी नदियां जो है यहाँ पे बताई गई है आपको, और इस तरीके से यहाँ पे जो है ये पूर्वी तट पे मिलती है। तो ये तो हमने देख लिया, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए आगे चलते हैं। और चिलिका झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। आप सबने चिलिका झील का नाम सुना होगा। ये कहां पे है? ये हमारी उड़ीसा में, और ये डेल्टा बनाने में जो है बहुत ज्यादा हेल्प करती है। चलिए देखिए, चिलिका झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। मतलब इसमें क्या होता है? इसमें खारा पानी होता है, इसमें नमक ज्यादा होता है। इसमें जो झील है उसमें नमक जो है वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? नमक जो है बहुत ज्यादा होता है इस झील में। ठीक है, जो नमक है वो बहुत ज्यादा होता है। अब आगे देखते हैं। उड़ीसा में भी ये डेल्टा बनाती है। तो इस तरीके से हमारी जो ये तटीय मैदान के बारे में था हमने पढ़ लिया यहाँ पे। अब हम करेंगे द्वीप समूह। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे क्या? द्वीप समूह। तो चलिए द्वीप समूह कर लेते हैं। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। बिल्कुल है, भारत का जो मुख्य स्थल भाग है वो अत्यधिक विशाल है। बिल्कुल। अब हम द्वीपों की बात करें कि कौन कौन से द्वीप है। मैंने आपको बताया था लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, उसी की बात यहाँ पे होगी। भारत का मुख्य स्थल अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भी भारत के दो मुख्य द्वीप समूह है, वो कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से द्वीप समूह है भाई। और एक द्वीप किस तरीके का होता है? यहाँ पे लैंड, बीच में सब जगह ओशन ही ओशन, पानी ही पानी। तो केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। अभी मैंने मालाबार तट बताया आपको, तो इस पे लक्षद्वीप जो है इसके पश्चिम की तरफ, मैंने आपको बताया, मगर ये आंसर एकदम ठीक है। तो द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाह द्वीपों से बना। ठीक है, छोटे प्रवाह द्वीपों से बना होता है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था, मगर 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। मैं आपको बता देता हूँ लक्षद्वीप कहाँ पे है। आ जाइए अपने भारत के मैप पर। यहाँ पे देख रहे हैं लक्षद्वीप, ये देखिए मनका द्वीप, लकाद्वीप, इस तरीके की जो है कई सारी जगह जो है यहाँ पे थी। उन सबका नाम जो है बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया 1973 में। ठीक है, ये हमने देख लिया। मालाबार तट के उधर ये देखिए, ये मैंने आपको बताया कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है, बहुत छोटे से क्षेत्र में। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय। प्रशासनिक मुख्यालय क्या है इसका? कावारत्ती द्वीप। कई सारे द्वीप, उनमें से एक द्वीप कावारत्ती। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। बहुत सारे पादप, पेड़ पौधे, कई तरह के जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। पिटरी द्वीप भी है यहाँ पे, जहाँ मनुष्य का निवास ही नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पे एक पिटली द्वीप है जहाँ पे मनुष्य रहता ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ पक्षी का अभ्यारण्य, वहाँ सिर्फ पक्षी आते हैं और खाना पीना मतलब फीड करके निकल जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम बंगाल की खाड़ी की बात करेंगे। ये तो हमने जो है पश्चिम के बारे में देख लिया, पश्चिम के बारे में क्या क्या होता है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे इसके बंगाल की खाड़ी के बारे में। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के बारे में हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या देखा, ये देखिए यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे देख लिया क्या? अभी हमने यहाँ पे ये देखा, सिर्फ ये वाली जगह मालाबार कोस्ट की इधर लक्षद्वीप हमारे समूह है, ये अरब सागर के नीचे है, और हमने यहाँ पे देखी थी ये मालाबार तट के उधर है। अब हम देखेंगे हमारा ये वाला पार्ट, बंगाल की खाड़ी पे जो, ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।